हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइब क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अवतल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अवतल दर्पण किसी कांच के टुकड़े के उत्तल भाग की ओर जब निकल के पॉलिश की जाती है तो उसका प्रकाश का प्रवर्तन अवतल दर्पण की तरफ से होता है। तो इस प्रकार से बने दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं अवतल दर्पण में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके अंदर क्या क्या नामें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण बनता कैसे है। तो अवतल दर्पण इस तरफ बनता है, अवतल दर्पण इस तरफ बनता है, हमसे थोड़ा सही नहीं बना है। उसके बाद इसके ऊपर कलई किया जाता है, कलई हुई होती है, ऐसे इस प्रकार कलई हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे एक बीच में लाइन होता है जिसे हम मुखअच कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखअच कहते हैं, मुखअच। उसके बाद यहाँ पे एक बीच का वो होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मुख्य फोकस है, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे C, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर ध्रुव से हम फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, क्योंकि फोकस दूरी की ही परिभाषा होती है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो हम इस बीच की दूरी को हम फोकस दूरी और वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तीन नियम है जिसे हम समझते हैं। इसी के आधार पर हम लोग 6 स्थितियाँ समझेंगे जो अवतल दर्पण की हैं। तो सबसे पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और दर्पण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से होकर निर्गत होंगी, मुख्य फोकस से होकर निर्गत होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और मुख्य फोकस से होकर निर्गत होंगी। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी और ये उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। तो ये तीसरा नियम है ना। तो ये तीनों नियम के आधार पर हम 6 स्थितियाँ समझते हैं, है ना। तो 6 स्थितियाँ समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 6 स्थिति कहाँ पे बनती है, कहाँ पे हम वस्तु रखेंगे तो वह प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो पहले ये दर्पण एक बना लेंगे और ये बना लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे F, यहाँ पे C, मतलब वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। तो पहली स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर। उसके बाद दूसरी स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, यहाँ पे बन सकती है। तीसरी वक्रता केंद्र पर होगी और चौथी वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच होगी। उसके बाद पांचवी जो होगी वो मुख्य फोकस पर होगी, छठवीं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगी। तो हम 6 स्थितियाँ देखते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार बन रहा है, छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है या उल्टा बन रहा है ना, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो इस सब को देखते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, तो ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली स्थिति कहाँ पे। तो देखते हैं फिर तो वस्तु की स्थिति अनंत पर हम पहली स्थिति देखते हैं। तो हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। पहले हम इसे कलई कर दें, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, ये C। उसके बाद हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। तो पहली किरण जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। हमने पहले नियम में देखा था, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर वो निर्गत होती थी, मुख्य फोकस से होकर। फिर दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी और कहाँ से निर्गत होगी? मुख्य फोकस से ही। मतलब जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो किरण मुख्य फोकस से ही होकर निर्गत होगी। ये पहला नियम था। उसके बाद फिर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस हो गई। अब कैसा है? तो वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक है। दूसरा है प्रतिबिंब वास्तविक, दूसरा उल्टा है। जब वास्तविक रहता है तो उल्टा रहता है। उसके बाद फिर ये कौन से आकार का है? तो बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का। अब हम दूसरा नियम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ रखेंगे? तो हम वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, तो हम यहाँ पे देखते हैं, वो बनाएंगे पहले अवतल दर्पण ऐसे, है ना। उसके बाद फिर ये एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, फिर ये ध्रुव हो जाएगा, ये मुख्य फोकस हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र। अब हम वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, मतलब वक्रता केंद्र इसी लाइन पे रहेगा लेकिन वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, तो ज़्यादा दूरी पर रखेंगे। ये समझ लो वस्तु हो गया वो। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी और
मुखज के समांतर जाएंगी तो मुख्य फोकस से होकर निर्गत होंगी। उसके बाद दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये जो वक्रता केंद्र से हमने तीसरा नेम देखा था, जब वक्रता केंद्र से किरणें जाती हैं तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, तो ये उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ पे बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना, है ना। तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। वस्तु की स्थिति हो गया वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, और ये वास्तविक होगा। उसके बाद फिर उल्टा होगा या सीधा, तो ये उल्टा होगा। जब वास्तविक है तो उल्टा रहेगा। आकार कैसा है, तो ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, है ना, वस्तु से छोटा। उसके बाद फिर हम तीसरा देखते हैं, है ना। दूसरा, पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा हम देखते हैं। तो हमने पहला दूसरा नियम देखा, अब हम तीसरा नियम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहेगी। वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर यहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और मुख्य फोकस से होकर निर्गत होंगी। उसके बाद फिर दूसरी किरण जो जाएगी वो जाएगी मुख्य फोकस से होकर। और हमने दूसरे नियम में देखा है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब हम इसे स्केल से मतलब बनाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग सही बनाइएगा, है ना। ये यहीं पे बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, कौन सी स्थिति है, तो इसकी स्थिति जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो वक्रता केंद्र पर है। अब देखते हैं, पहला है वास्तविक बनेगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा, है ना। और ये कौन से आकार का है, तो ये वस्तु के समान आकार का है, क्योंकि ये एक ही स्थान पर बनता है। तो जब प्रतिबिंब एक ही जगह पे बनता है तो वो समान आकार का होता है। तो यहाँ पे वस्तु के समान बन रहा है। उसके बाद फिर दूसरा हम चौथा देखते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ, तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हम यहाँ पे मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहले तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी और मुख्य फोकस से होकर निर्गत होगी, और दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये यहीं कहीं बनेगा, है ना, ये और ये यहीं कहीं बनेगा। उसके बाद फिर अनंत पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। वस्तु की स्थिति इसमें क्या होगी, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। अब हम देखते हैं कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, आकार होगा वस्तु से बड़ा, इसमें होगा वस्तु से बड़ा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे छोटी है और जब बन रहा है, जितना जितना प्रतिबिंब पास जाएगा, पर वस्तु पास ले जाएंगे, प्रतिबिंब उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो वस्तु से बड़ा। उसके बाद हम पांचवां प्रकार देखते हैं। हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखा। उसके बाद पांचवां देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पांचवां क्या है, तो वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर, मतलब यहाँ पे मुख्य फोकस पर, यहाँ पर। तो पहले तो किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस से होकर निर्गत होगी। उसके बाद फिर एक किरण अब यहाँ से वक्रता केंद्र से जाएगी। हमने तीसरा नियम देखा, जब वो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो वो अपने मार्ग से, उसी मार्ग से आती हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। उसके बाद फिर है कैसा बनेगा, तो वास्तविक होगा, वास्तविक, और ये उल्टा रहेगा। जब वास्तविक है तो उल्टा रहेगा। उसके बाद फिर कौन से आकार का होगा, तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। उसके बाद फिर हम देखते हैं छठवां प्रकार क्या, वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो मुख्य फोकस और ध्रुव, मतलब ये ध्रुव और इसके बीच, तो यहाँ पे हमने वस्तु रखा, है ना। उसके बाद फिर ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर निर्गत होगी। दूसरी किरण ये जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, है ना, यहाँ पे। उसके बाद फिर ये जाकर पीछे बनेगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर देंगे जब पीछे बनता है, तो ये यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो यहाँ पे कल्पना की जाती है, मतलब काल्पनिक होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक मतलब यहाँ पे काल्पनिक किया जा रहा है कि दर्पण के पीछे कहीं जाकर बना होगा, क्योंकि जब वस्तु पास में जाता है तो वो दर्पण के उधर हो जाता है। तो काल्पनिक, तो जब काल्पनिक मतलब आभासी रहेगा तो वहाँ पे सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा,
वस्तु से बड़ा, है ना। उसके बाद हमने 6 प्रकार देखे, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 6 प्रकार देखे। तो सब में अलग अलग स्थितियाँ, मतलब जैसे जैसे हम वस्तु ले जा रहे हैं आगे को, तो वो प्रतिबिंब इधर को आ रहा है, और छोटा बड़ा, फिर छोटे से बड़ा, बूंदी के आकार का, फिर छोटे से बड़ा, है ना, बड़ा, ऐसे आभासी हो गया। तो ऐसे ही इतने प्रकार थे स्थितियाँ। अब हम अगली वीडियो में उत्तल दर्पण देखेंगे, और इस पे अंकित प्रश्न भी आता है। जैसे परीक्षा में इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ ले कि किरण आरेख खींचो वस्तु की स्थिति यहाँ पे, और इसका किरण आरेख बनाओ। तो यहाँ पे किरण आरेख बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिए। तो इस पे अंकित प्रश्न भी होता है। जैसे यूवीएफ में संबंध है ना, तो उसमें भी आंतरिक प्रश्न आता है। जैसे प्रतिबिंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई इतना, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो ऐसा ही आता है। तो हम ये लोग देखेंगे अगली वीडियो में, है ना। और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं समझ में आया हो, है ना। गर्मी भी बहुत हो रही है। उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।